अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद फुरकान। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ़िरौन मिस्र का एक बादशाह था और वो अपने आप को रब मनवाने पर बज़िद था, और जो भी इसकी नाफरमानी करता फ़िरौन उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता था। फ़िरौन की एक अकलौती बेटी भी थी और तारीख़ में इसका नाम स्कूटिया लिखा गया है। स्कूटिया के बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्र मिस्र से दूर आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि फ़िरौन की बेटी मिस्र से लाखों मील दूर आयरलैंड के छोटे से खूबसूरत कस्बे में कैसे पहुंची। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब फ़िरौन की ये बेटी बीमार हुई और किसी भी चीज़ से इसको शिफा नहीं हो रही थी तो कैसे हज़रत मूसा की राल से तंदुरुस्त हुई। दोस्तों, ये कब्र आयरलैंड में ट्राली नामी कस्बे में मौजूद है। ट्राली की ये वादी अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियाँ समेटे हुए है जो कि आयरलैंड के लोगों में सीना बसीना मुंतकिल होती रहती हैं। ये कहानियाँ स्कूटिया नामी लड़की से जुड़ी हुई हैं जो कि अपने वक्त की ताकतवर तरीन हुक्मरान थी। उस वादी में स्कूटिया की कब्र है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी जंग भी लड़ी गई। ये जंग स्कूटिया और इसके इलाके के लोगों के दरमियान लड़ी गई थी, मगर स्कूटिया और इसके हामियों के पास जदीद असला था और उनके पास वहाँ के लोगों से बेहतरीन हिकमत अमली भी थी। इसीलिए वो ये जंग जीत गई और इस इलाके को अपना मस्कर बना लिया और इसके आने वाली नस्लें भी इसी जगह परवान चढ़ने लगी। कदीम रवायात के मुताबिक आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग फ़िरौन की बेटी स्कूटिया की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से उन लोगों को स्कूट भी कहा जाता है। कदीम रवायात के मुताबिक इस शहज़ादी को मोहब्बत के जुर्म में मिस्र से बेदखल कर दिया गया था। असल में ये शहज़ादी अपने महल में मौजूद एक बदसूरत गुलाम पर फिदा हो गई और अपना दिल दे बैठी। आहिस्ता आहिस्ता ये शहज़ादी आरफ नामी इस शख्स के करीब हो गई और अमूरे सल्तनत पर भी इसको दखल अंदाजी करने की इजाज़त देने लगी। ये सब माजरा देखकर महल के दूसरे गुलामों को शहज़ादी पर शक होने लगा और वह शहज़ादी की जासूसी करने लगे। कुछ ही दिनों बाद वो तमाम मामलात जान गए और तमाम तर किस्सा उन्होंने फ़िरौन के सामने रख दिया। ये सुनकर फ़िरौन आग बगोला हो गया और फ़ौरन ही अपनी बेटी को दरबार में तलब कर लिया। जब स्कूटिया ने फ़िरौन के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया और आरफ नामी शख्स को छोड़ने से भी इनकार कर दिया तो फ़िरौन ने अपनी बेटी को मिस्र से बेदखल कर दिया और आरफ नामी शख्स को कैद कर दिया और बाद में आरफ को कत्ल भी कर दिया गया। दोस्तों, जब स्कूटिया नामी शहज़ादी को मिस्र से निकाला गया तो मिस्र उस वक़्त एक अजीम ताकत के तौर पर माना जाता था, लेकिन कुछ ही अरसा बाद मिस्र को ग्रहण लग गया जिसकी वजह से बनी इसराइल का खरूज और फ़िरौन के घर आग का वाक़या पेश आना था। जबकि कुछ मुवर्रिखीन एथोपिया के जंगजुओं की यलगार की वजह भी करार देते हैं। स्कूटिया ने मिस्र से बेदखल होने के बाद स्पेन में क़याम किया और कुछ वजूहात की वजह से इसको ये इलाका भी रास ना आया और स्कूटिया बहुत दौलतमंद और हीरे जवाहरात रखती थी, इसलिए बहुत से लोग भी इसके साथ शामिल हो गए और स्पेन से बहुत दूर फासले पर एक जजीरे पर उन्होंने क़याम किया। यही वो वादी है जिसको आज आयरलैंड कहा जाता है। जब स्कूटिया और उसके लोग इस इलाके में आबाद हुए तो वहाँ के मकामी लोगों ने इसकी मुखालफत की और स्कूटिया के लोगों के पास जदीद हथियार थे, इसीलिए वहाँ के मकामी लोगों को शिकस्त देकर वहाँ पर क़याम पजीर हो गए और इस इलाके के तमाम तर वसाइल पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और बाद में जब इनकी नस्ल बढ़ने लगी तो स्कॉटलैंड पर भी इनका कब्ज़ा हो गया और उन्होंने इस जगह का नाम अपनी मलका के नाम से स्कॉटलैंड रख दिया और आज भी इसी जगह मौजूद है। दोस्तों, उस इलाके में एक पत्थर भी मौजूद है जिसको किस्मत का पत्थर कहा जाता है। इस पत्थर के बारे में लोग मानते हैं कि इसकी मालिक भी स्कूटिया ही थी। जब भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड पर किसी हुक्मरान की ताजपोशी की जाती है तो उसी पत्थर पर बिठाकर की जाती है। ये पत्थर इतना कीमती माना जाता है कि इसकी वजह से कई जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं और मलका स्कूटिया की मौत भी स्कॉटलैंड में एक जंग के दौरान हुई थी।
مگر کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں فرضی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان سب باتوں کو حقیقت مانتے ہیں۔ ایک بار فرعون کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ بے شمار معالج علاج کرنے کی غرض سے آئے، مگر وہ اس کو مکمل طور پر تندرست نہ کر سکے، حتیٰ کہ فرعون نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اس کی بیٹی کا علاج کرے گا اس کو بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا، لیکن کوئی بھی حکیم اس کا علاج کر کے تندرست نہ کر سکا۔ آخر کار فرعون کو کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ جو کہ دریائے نیل کو پار کر کے پہنچے گا، اس کی رال سے فرعون کی بیٹی صحت یاب ہوگی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ ایسے بچے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی دریائے نیل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو دریا میں ایک صندوق تیرتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے اس صندوق کو دریا سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب فرعون کے ملازم صندوق کو دریا سے باہر لے آئے تو کسی کو بھی صندوق کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار فرعون نے صندوق کو خود کھولا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے صندوق میں ایک مہتاب دیکھا۔ اس چاند سے چہرے والے خوبصورت بچے کے منہ سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی، جس سے فرعون کی بیوی کا دل نرم پڑ گیا، اور وہ اس بچے یعنی حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں لے آئیں اور اس کی پرورش کرنے لگیں۔ یہی وہ فرعون تھا جو کہ اپنے تخت کی خاطر ہزاروں بچوں کا قتل کروا چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ فرعون نے اپنی بہن کے کہنے پر حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہی اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے رکھ لیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنا دودھ ان کو پلانا چاہا تو فوراً ہی حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا۔ اسی دوران فرعون کو خیال آیا کہ شاید یہی وہ بچہ ہے کہ جس کی رال سے میری بیٹی صحت یاب ہوگی، لہٰذا فرعون نے موسیٰ کے منہ کی رال اپنی بیٹی کے جسم پر لگائی اور معجزاتی طور پر وہ بچی صحت یاب ہو گئی۔ دوستو، ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اللہ اپنی قدرت سے فرعون کے گھر حضرت موسیٰ کو پال سکتا ہے تو وہ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور مجھے یقین ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، اور اگر سچ میں ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔